नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे, अध्याय नंबर 9। अध्याय का नाम है परिवार और समुदाय। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके लिए एक गुड न्यूज है कि हम जल्द ही आपकी जो कक्षा 6 का गणित का विषय है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम करेंगे लाइन वाइज लाइन प्रत्येक चैप्टर। अगर आप वीडियो को काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे सामाजिक के कंप्लीट चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिलते हैं, वैसे ही आपको मैथ के सभी चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए, जो आज का अध्याय है हम वो स्टार्ट करते हैं। अध्याय का नाम है परिवार और समुदाय। सबसे पहले आप अध्याय के नाम को समझिए, क्योंकि आधी बात आपको यही क्लियर हो जाती है कि किसके बारे में पढ़ाएंगे आप और क्या पढ़ाया जाएगा। आप पढ़ेंगे परिवार और समुदाय के बारे में। जो परिवार है उससे आप भली भांति परिचित हैं कि परिवार क्या होता है। एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, उनके बच्चे और माता पिता के माता पिता मतलब बच्चों के दादा दादी और माता पिता के भाई बहन, जब वो एक ही समूह में लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं परिवार। क्या बोलते हैं? परिवार। परिवार के अलग अलग प्रकार हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे बात हो रही समुदाय की। समुदाय किसका समुदाय? परिवारों का समूह क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अध्याय को स्टार्ट करते हैं। एक वक्तव्य दिया गया है, प्रेम और धर्म। प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल हैं। प्रेम आप समझते हैं कि प्रेम से रहना, प्यार से रहना, आराम से बात करना, सारी चीजें आराम से सुनना या फिर उनको अनुभव करना, गुस्सा नहीं करना। धर्म आप समझते हैं कि सभी जो आपके नियम कानून हैं उनका पालन करना। पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल हैं। पारिवारिक जीवन क्या होता है? पारिवारिक जीवन होता है जब हम किसी एक परिवार में रहते हैं, परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं वो हम निभाते हैं। जैसे आप एक परिवार में रहते हैं तो आपकी जिम्मेवारी क्या है कि आपको पढ़ना लिखना है और एक अच्छी सी जॉब लगना है। तो उसी के आधार पर बताया कि जो पारिवारिक जीवन सभी जीते हैं तो उसके पुष्प और फल हैं। पुष्प और फल मतलब ये उसका परिणाम है कि यदि आप इन दोनों का पालन करेंगे तो पुष्प भी होंगे आपके जीवन में और फल भी होंगे। और यहीं पे अगर मैं इसको करेक्ट दूसरे शब्दों में समझाऊं, यदि यहाँ पे कर दूं मैं गुस्सा, तो क्या होगा? वो पारिवारिक जीवन के क्या हैं? कांटे हैं। क्या है? कांटे हैं। ये बात समझ में आई आपको? ये वक्तव्य इसलिए समझाया जाता है कि ताकि आप जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको उठाएं, नैतिकता को समझें। तो चलिए अब हम हमारा अध्याय को स्टार्ट करते हैं। परिवार। हम सभी अधिकांशतः एक परिवार में रहते हैं। परिवार किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। अब देखिए, आपको शब्दों को समझना है। पढ़ कोई भी लेगा, कोई भी पढ़ लेगा, आप भी पढ़ लेंगे, कोई 5वीं कक्षा का छात्र वो भी पढ़ लेगा। मेन बात है शब्दों को समझना एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हम सभी अधिकांश एक परिवार में रहते हैं। परिवार किसी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। मूलभूत से आप क्या समझते हैं? मूलभूत होता है सबसे छोटी इकाई, मतलब जिससे चीज बननी स्टार्ट होती है। जैसे आपकी दीवार होती है ना, कोई दीवार होती है तो उसमें मूलभूत इकाई क्या होती है कि उसमें जो ईंटें लगी होती है ना, जिससे मिलके दीवार बनी है, तो उसको बोलते हैं मूलभूत इकाई। जिससे जुड़ जुड़ के सारी चीजें बनती। जैसे आपका शरीर है तो वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना है, तो वो क्या है? मूलभूत इकाई है। आपको मूलभूत का मीनिंग समझ में आ गया? और सबसे प्राचीन भी है और सबसे पुरानी इकाई है। आज भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवार हैं। मतलब अब परिवारों के प्रकारों की बात हो रही है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। इसने कहा कि कई प्रकार के परिवार है। मेन है संयुक्त परिवार से लेकर एकल परिवार तक। संयुक्त परिवार आपको समझना है, संयुक्त परिवार क्या होता है, और एकल परिवार आपको समझना है, एकल परिवार क्या होता है। जो संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन तथा चचेरे भाई और बहन। आप देखते होंगे कि
जिस परिवार में दादा दादी, आपके चाचा चाची, ताऊ ताई सब एक साथ रहें तो उस परिवार को हम बोलेंगे संयुक्त परिवार। जैसे इसका नाम ने ही बता दिया संयुक्त, संयुक्त मतलब इकट्ठा होना किसी का, तो यहाँ संयुक्त परिवार में बात हो रही है घर के सदस्यों का इकट्ठा होना। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो आपके पास एक लाइक का बटन होगा, वो दबा देना भी, या कमेंट में भी बता देना कि सर हमें समझ में आ रही है। ये देखिए एक बार फोटो, संयुक्त परिवार है, ये बच्चे हैं, ये दादा दादी हैं, शायद इसका भैया होगा। तो ये देखिए कितने खुश हैं, ये देखिए बच्चे दादा दादी के साथ खेल रहे हैं। संयुक्त परिवार बहुत अच्छा और सुखी परिवार होता है। अब ये देखिए एकल परिवार, दूसरी ओर एकल परिवार में एक दंपति, दंपति का मतलब पति पत्नी और उनकी संतान है, और कई बार यह अकेले माता पिता या उनके बच्चों तक सीमित होता है। तो संयुक्त जो एकल परिवार है उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि यह मैं आपको समझा देता हूं इसने क्या कहा है कि या तो दंपति और उनके बच्चे, ये दंपति पति पत्नी और ये उनके बच्चे, एकल परिवार। और इसने कहा कि कई बार तो पिता भी नहीं होते, अकेली माता और उनके बच्चे होते हैं, या फिर अकेला पिता और उनके जो बच्चे अगर रहें, तो मान लो कि किसी कारण डिवोर्स हो गया या कुछ और, वो पति पत्नी अलग हो गए, तो जब वो अपने बच्चों के साथ अकेले रहते हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एकल परिवार हम उसको बोलेंगे। क्लियर है बात। आपको आसपास के जो परिवार है किस प्रकार के दिखाई परिवार देते हैं, आपने देखा भी होगा कि आपको अपने आसपास पड़ोस में अलग अलग परिवार, अलग अलग प्रकार के परिवार मिल जाएंगे, जिसमें आपको संयुक्त परिवार भी मिलेंगे और एकल परिवार भी मिलेंगे। प्रत्येक प्रकार के परिवारों को उनकी संख्या के साथ सूची बनाइए कि परिवार लिखिए, रमेश का परिवार इसमें कितने सदस्य हैं, ये सुरेश का परिवार है इसमें कितने सदस्य हैं। इस प्रकार के परिवारों की संख्या अधिक है। यदि आप सच में देखेंगे तो आपको आज के समय में एकल परिवारों की संख्या आपको अधिक रहेगी, जिसमें दंपति रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। अगर आप अपने दादा दादी के टाइम पे जाओगे तो उस टाइम पे आपको संयुक्त परिवारों की संख्या अधिक है। आपके विचार से ऐसा क्यों है? कुछ कारण होंगे कि एक साथ न रहने के, प्राइवेसी है, मतलब अलग अलग जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें काम करती हैं कि एकल परिवारों की संख्या अधिक क्यों है। जब आप शहरों में जाओगे तो वहां एकल परिवार बहुत ज्यादा मिलेंगे, गांव में आपको संयुक्त परिवार थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं। और कक्षा की गतिविधि के रूप में, मतलब कक्षा में आपको बाकी विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी है कि आपके पड़ोस में एकल परिवार है या फिर संयुक्त परिवार है। ये सारी चीजें आपको अपने क्लासमेट है उनके साथ डिस्कस करनी है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं है। जो आपकी अंग्रेजी भाषा है, जो आप सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसमें बहुत अधिक शब्द नहीं है जो पारिवारिक रिश्तों को हम क्या करें, जिससे हम पारिवारिक रिश्तों को बुलाएं। जैसे आप हिंदी में बुलाते हैं कि मामा मामी, बुआ फूफा, ताऊ चाचा, तो हम इन सब के लिए क्या शब्द है अंग्रेजी में? अंकल आंटी। सिर्फ आपको क्या बोलना, बुआ को भी आंटी, मामी को भी आंटी, ताई को भी आंटी, चाची को भी आंटी। तो यही बात इसने कहा कि अंग्रेजी भाषा में जो आपके पारिवारिक संबंध है ना, तो उनके लिए अधिक शब्द नहीं है। भी इनमें से कुछ शब्द हमने प्रथम अनुच्छेद में देखे थे, जो पहला अनुच्छेद है उसमें हमने देख लिए। भारतीय भाषाओं में इनके अनेक नाम हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी और अन्य बहुत सारे संबोधन होते हैं। लेकिन अगर आपके भाई बहन है उसके लिए अंग्रेजी में क्या वर्ड होगा? कजिन। कजन ब्रोदर, कजन सिस्टर, मतलब मामा का लड़का, उसके लिए भी, सबके लिए क्या है? कजन ब्रोदर। और लेकिन जैसे आप हिंदी में आओगे तो उसमें आप बोलोगे चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ठीक है, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। कुछ भाषाओं में जैसे तमिल में बड़े भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन के लिए भी अलग अलग शब्द है। जैसे आपकी हिंदी की और भाषा है, जैसे तमिल भाषा है, उसमें बड़े भाई के लिए अलग शब्द है और छोटे भाई के लिए अलग शब्द है। क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय भाषा में कजिन के लिए कौन सा शब्द है?
अधिकांश भारतीय भाषा मतलब एक वर्ड है कजिन यूज करते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है चाचा का लड़का या ताऊ का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का। अंग्रेजी में सबके लिए कजिन यूज हम करते हैं। ये बात आपको आई समझ में? अधिकांश भारतीय भाषा में आपको ऐसा कोई एक शब्द नहीं मिलेगा भी, मतलब कि आप कजिन, कोई एक अकेला शब्द नहीं है जो हम कजिन के बराबर यूज कर सके, क्योंकि कजिन तो आपको पता है कि मामा के लड़के के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बुआ के लड़के के लिए भी, या फिर चाचा का लड़का उसके लिए भी, ताऊ के लड़के के लिए भी। लेकिन हिंदी में आपको एक कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आप सबके लिए यूज कर सके, ठीक है। या तो आपको मोसेरा भाई कहना पड़ेगा, चचेरा भाई कहना पड़ेगा, ममेरा भाई, मामे का लड़का होगा वो ममेरा भाई कहलाएगा। तो यही बात बताई है कि भारतीय भाषाओं में आपको एक शब्द नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा क्योंकि कजिन का अर्थ केवल भाई और बहन होता है और इसमें परिवार में सभी बच्चों के बीच गहरे संबंध का पता चलता है। जो कजिन का अर्थ, अगर आप इंग्लिश में जाओगे तो बहन के लिए भी कजिन का वर्ड यूज होगा, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। हर एक पारिवारिक रिश्ते के लिए अलग अलग शब्द है। ये बात आई आपको समझ में? यहां तक क्लियर हुआ? अपने परिवार के सभी सदस्यों की सूची बनाइए जिनके बारे में आप सोच पाते हैं भी। अपने परिवार के सदस्य है ना, सोच लीजिए, सभी की एक लिस्ट बना लीजिए। इनमें से कुछ दूर के संबंध भी हो सकते हैं, आप जिनको जानते हैं भी, आपके फूफा हैं, मामा हैं, मामी हैं, जिनको जानते हैं उनको सबको नाम लिख लीजिए। अपनी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में इनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द लिख लिए। अंग्रेजी में इनके समकक्ष शब्द खोजने का प्रयास कीजिए। नीचे ऐसे 2 उदाहरण दिए गए हैं। अब देखिए भाई कैसे करना आपको काम। ये देखिए, नाम आपने लिख लिया, जैसे आपके परिवार में सदस्य है रानी, हिंदी में आप उसको क्या बोलते हैं? बहन। तो अंग्रेजी में क्या होता है? माँ के भाई की बेटी, अन्य संभावित अर्थों में, ठीक है। मान लो आपके मामा की लड़की है रानी, तो हिंदी में क्या यूज करेंगे? बहन, लेकिन अंग्रेजी में क्या होगा? कजिन। समीर है, आपका चाचा है, और अंग्रेजी में क्या यूज करेंगे? अंकल। तो यहाँ पे एक शब्द मैं आपको लिख के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए क्या करना आपको। यहां लिख लीजिए आप रमेश, सॉरी, यहां क्या लिख लीजिए आप? रमेश। आपने लिख लिया यहाँ पे रमेश। रमेश आपके पिता का बड़ा भाई है, तो उसके लिए आप यहाँ क्या लिखेंगे? ताऊ। हिंदी में तो आप ताऊ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या यूज होगा? अंकल। अंग्रेजी में भी क्या होगा? अंकल। इसी प्रकार और नाम लिख लीजिए। यहाँ बुआ, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बुआ को? आंटी। तो इस प्रकार देखेंगे कि जो आप देखेंगे अधिकांशतः आपकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में एक शब्द को अंग्रेजी भाषा में स्पष्टतापूर्वक समझने के लिए कई शब्दों की आवश्यकता होती है। मतलब आपको समझना है अंकल। अब अंकल, पिता का भाई भी अंकल, पिता का बड़ा भाई अंकल, छोटा भाई अंकल, मामा भी अंकल, ताऊ भी अंकल। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि बहुत सारे सब मतलब समझने पड़ेंगे अंग्रेजी भाषा में। लेकिन हिंदी भाषा में एक शब्द का सिर्फ एक ही मतलब पारिवारिक रिश्ते किस्म में, जैसे ताऊ वर्ड है, ताऊ शब्द हिंदी भाषा का, तो ताऊ का मतलब क्या होता है? पिता का बड़ा भाई। आपको अन्य कोई उसका शाब्दिक अर्थ नहीं मिलेगा। अब भूमिकाएं और दायित्व। परिवार के सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग और आत्मनिर्भरता पर आधारित होते हैं। अंतर्निर्भरता भी, सॉरी, आत्मनिर्भरता बोल गया मैं। परिवार के सभी सदस्यों के बीच जो संबंध होते हैं ना, रिश्ते, चाहे आपके वो चाचा ताऊ हो, आपके पिता के साथ जो उनके रिश्ते हैं, वो आपसी प्रेम पर, एक दूसरे की देखभाल करना, देखना, जब एक बीमार होता है सभी उसकी देखभाल करते हैं, अगर उसको कोई समस्या है तो उससे पूछते हैं क्या समस्या है, उसकी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं उसका, अगर पैसे की कोई दिक्कत है तो पैसा भी देते हैं, अगर और कुछ दिक्कत है तो उसकी और कुछ समस्या का समाधान करते हैं। और अंतर्निर्भरता मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये नहीं कि हर एक ही व्यक्ति सहायता करता रहेगा। अगर मुझे आज आपकी जरूरत है, यदि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो मैं भी आप पे निर्भर हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें। इस प्रकार दोनों चीजों से काम चलेगा। मैं सिर्फ आपको पढ़ाता रहूं तो जो मेरा मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा और शायद मैं पढ़ाना छोड़ दूं।
लेकिन आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। और ये हमारी यात्रा कभी बंद नहीं होगी जब तक आप 12th क्लास में पास नहीं कर लेते। अब इन चीजों के अर्थ है, सहयोग का अर्थ क्या होता है, एक साथ काम करना। ठीक है, सहयोग क्या होता है, एक साथ काम करना, मिलके काम करना। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अन्य सदस्यों के प्रति एक भूमिका, मतलब कि एक जो सदस्य होता है ना, उसकी अन्य सदस्यों के प्रति भूमिका होती है, उसके दायित्व होते हैं, वो दायित्व उसको काम करने पड़ते हैं भी। उदाहरण के लिए माता पिता का क्या दायित्व है कि वे अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब माता पिता का मेन एक जो भूमिका क्या होती है कि अपने जो भी बेटा बेटी है उसको पढ़ाए लिखाए और समाज का एक अच्छा नागरिक बनाए। किंतु जब बच्चे बड़े होते तो वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों, चाहे माता पिता हो या भाई बहन आदि, की सहायता के लिए और अधिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अब तो आप बच्चे हैं, अब आप सिर्फ क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपका और कोई दायित्व नहीं। जब आप बड़े होंगे तो तब आपका क्या दायित्व होगा कि आप अपने माता पिता की सहायता करें और अपने जो और भाई बहन है छोटे, उनकी भी आप सहायता करें। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का परिवार में कोई ना कोई दायित्व होता है। दैनिक अभ्यास से बच्चे की पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपरा और प्रथाओं को भी सीखते। अब देखिए भी, जो दैनिक अभ्यास होता है ना, दैनिक मतलब प्रतिदिन जो काम होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उससे भागीदारी करना सीखते हैं भी। पारिवारिक जीवन में भागीदारी सीखना, जैसे अब आपको छोटे छोटे काम बताए जाते हैं कि सब्जी ले आओ, दूध ले आओ, कई बार बच्चों को दूध निकालना सिखा देते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग बच्चों को ट्रैक्टर चलाना सिखा देते हैं, वो खेत में जुताई का काम करते हैं, जो पशुओं को चारा डालने का काम करते हैं। तो वो पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपराओं तथा प्रथाओं को भी सीखते हैं कि जो आपके घर में परंपरा और प्रथाएं हैं वो आप सीखते हैं, कि जो आप का घर पे काम होता है वो आप सीख जाते हैं। जैसे अभिवादन का एक तरीका है कि यदि कई बार बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चा नमस्ते करो अंकल को, हेलो करो, राम राम करो। ठीक है, जैसे कई घरों में क्या है कि खाना नीचे बैठ के खाते हैं, जो आमतौर पर अब तो ये डाइनिंग टेबल वगैरह आ गए, तो उस पे बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन कई घरों में क्या होता है कि अपने जूते चप्पल उतार के और आराम से आलती पालती बैठकर और आराम से जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। तो ये सब प्रथाएं बच्चे घरों में सीखते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? आपको कोई डाउट नहीं? बिल्कुल आपसे रिलेटेड पार्ट है, आप खुद को गौर कीजिए, आपको इस पार्ट में आप स्वयं नजर आएंगे ये सारी एक्टिविटी करते हुए। अब ये देखिए कैसे परिवार जीवन के बारे में भी, आपके परिवार में इसका निर्णय कौन लेता है कि बाजार से क्या लाना है। अगर बाजार में जाना हो तो आपके परिवार में कौन निर्णय लेता है कि क्या लेना है। आपके घर में भोजन कौन बनाता है। आपके परिवार में सबसे अधिक आयु मतलब सबसे बड़ा कौन है। आपके घर में फर्श की सफाई कौन करता है, मतलब पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह कौन निकालता है। बर्तन कौन साफ करता है। आपके गृह कार्य में मतलब आपका जो होमवर्क है उसमें आपकी सहायता कौन करता है। बेसिक के क्वेश्चन है, आप में से आधे से ज्यादा आंसर तो मम्मी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि घर में सफाई का काम मम्मी करती है, भोजन मम्मी पकाती है, बाजार से क्या लाना है तो ये भी कौन बताएगी, शायद आपकी मम्मी बताती होगी आपके पापा को कि क्या लेके आना है। और आपके होमवर्क में सहायता कौन करता है, क्योंकि जो आपके पापा वो ज्यादातर बिजी रहते हैं तो शायद मम्मी ही आपकी सहायता करती होगी, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन सहायता करता होगा। तो ये बात क्लियर हुई आपको, सारी बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है भी। अपने धर्म या कर्तव्य, चाहे आप धर्म मान लो इसे, चाहे कर्तव्य मान लो, कि जो ड्यूटी दी गई है, जो कर्तव्य है, जैसे माता पिता का कर्तव्य बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाना, उनका लालन पोषण करना। फिर बच्चों का कर्तव्य आ जब बड़े हो जाते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करना, बड़ों से किस प्रकार से आदरपूर्ण बात करना। ये सब क्या है, आपके
कर्तव्य है। इनका पालन करना भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए भारतीय संस्कृति के हिसाब से। यदि आपने भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया फिर आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे आपके ये वेस्टर्न कंट्री है, इंग्लैंड है, आपकी अमेरिका है, यहाँ पे क्या ऐसा कुछ नहीं है। माता पिता को इतने सम्मान पूर्वक नहीं देखा जाता जितना इंडिया में, भारत में देखा जाता है। जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, माता पिता और जो बच्चे हैं वो अलग अलग जिंदगी जीते हैं। परिवार एक विद्यालय भी है भी। अब हम आगे हमारी बात पे कि परिवार एक विद्यालय भी एक परिवार है जहां बच्चे अहिंसा मतलब किसी जानवर वगैरह को, किसी को भी चोट न पहुंचाना, किसी व्यक्ति को दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य प्राय अपनी जरूरतों का त्याग देते। अब देखिए भाई, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य प्राय अपनी जरूरतों का त्याग देते हैं। देखिए, अगर आपकी फीस जरूरी है कि आपकी फीस लगती है, स्कूल में ज़्यादा फीस लगती है, तो मान लीजिए कि आपके घर में आपके जो फादर हैं या फिर मदर है या बड़े भाई बहन, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है और टाइम है आपकी फीस देने का, तो वो क्या करते हैं कि उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है कि मान लीजिए कि जूते लेके आने हैं, तो कहेंगे कि इस महीने जूते रहने देते हैं क्योंकि बच्चों की फीस ज़रूरी है अभी। तो क्या करते हैं वो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके जो सदस्य हैं ना, वो क्या करते हैं अपनी जो आवश्यकता हो उनका त्याग कर देते हैं भी, अपनी जो जरूरतों का क्या कर देते हैं त्याग। आपके अंदर भी त्याग की भावना होनी चाहिए भी, ठीक है। घर में किसी चीज की जरूरत है तो आप अपनी चीजों को कम कर दीजिए। आपको नई ड्रेस लेके आनी है तो आप ड्रेस को रहने दीजिए कि पहले पापा या मम्मी बोलिए कि ये चीज ले आइए, ये जरूरी है, ड्रेस से ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार की भावना, त्याग की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। क्लियर हुई ये चीजें आपको? धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। एक कहानी आपको पढ़नी है अभी। अब ये देखिए, शालिनी केरल के एक नगर में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पिता एक छोटा सा व्यापार करते हैं। उसकी माँ पास में स्थित एक विद्यालय में अध्यापिका है, शालिनी। शायद ये लड़की क्या है, शालिनी है। शालिनी क्या है, अपने परिवार के साथ रहती है। पिता एक छोटा सा व्यापार करते हैं। व्यापार मतलब कोई चीज खरीदना बेचना, दुकान वगैरह होगी। और उसकी जो माता जी हैं वो एक अध्यापिका है। शालिनी का एक छोटा भाई है और उसकी दादी, दादी आप समझ गए, पिता की माँ होती है, जिसका नाम अचम्मा है। और चितप्पा पिता के भाई या चाचा, उसके पिता के भाई का नाम क्या है, चितप्पा, क्योंकि केरल साइड में आपको इसी प्रकार के नाम मिलेंगे। और चीती चाचा या चाचा की पत्नी। अब कितने हो गए? चीनी उनकी एक बेटी है जो शालिनी की चचेरी बहन है। शालिनी के चाचा नौकरी के कुछ दिन पहले छूट गई और उसकी चाची एक गृहिणी है। अब आप समझ गए, उसके घर में चाचा चाची रहते हैं, उनकी बेटी चीनी रहती है और उसकी दादी और उसके माता पिता रहते हैं शालिनी के। आपको नाम पे ध्यान नहीं रखना, आप स्टोरी सुनिएगी, स्टोरी में क्या नैतिक मूल्य बताए गए हैं। पूरा परिवार ओणम की त्योहार की तैयारी में जुटा हुआ था। अचम्मा ने शालिनी के पिता से कहा, तुम्हारा भाई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसलिए वह त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। मतलब जो उसकी दादी है वो शालिनी के पापा से कहती है कि तुम्हारे छोटे भाई की नौकरी छूट गई है, उसकी जो आर्थिक रूप से वो बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब उसमें पैसों की कमी है और वो त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। जब शालिनी के माता पिता उसे और उसके भाई को खरीदारी के लिए लेकर गए तो वे न केवल अपने लिए बल्कि चितप्पा, चीती और चीनी के लिए भी कपड़े लेके आए हुए। अब देखिए, जैसे ही उनको पता चला कि उसके भाई के साथ पास क्या है कि पैसों की कमी, उसकी नौकरी छूट गई है, तो जब शालिनी के माता पिता बाजार से नए कपड़े लेने के लिए गए तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने जो भाई, उसका जो भाई था, शालिनी का चाचा था, चाची और उसके जो बच्चे थे, उनके लिए भी नए कपड़े लेकर आए और उसके दादी के लिए भी नए कपड़े लेके आए। इसका परिणाम यह हुआ कि शालिनी को अपनी उम्मीद के अनुसार रेशमी कपड़े नहीं मिले बल्कि सादे सूती कपड़े मिले भी। अब देखिए क्या हुआ कि जो शालिनी थी ना, वो कैसे कपड़े खरीदने
थी, रेशमी कपड़े खरीदना चाहती थी भी। ठीक है, उसका सपना था कि मैं रेशमी कपड़े पहनूं त्योहार पे, लेकिन रेशमी कपड़े थोड़े से महंगे थे, लेकिन उसके जो पापा को सभी के कपड़े खरीदने पड़े ना, तो शालिनी ने क्या, कौन से कपड़े खरीदने पड़े? सूती कपड़े, क्योंकि सूती कपड़े थोड़े से सस्ते थे। ठीक है, अब जो अचम्मा ने शालिनी को समझाया कि परिवार में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, उनके पास जो कुछ भी है उसे आपस में साझा करते हैं, यह जानकर शालिनी को अब अपने मनपसंद कपड़े न मिलने के लिए बुरा नहीं लगा। इस बात की खुशी थी कि सभी सदस्यों को नए कपड़े मिले। देखिए इमोशनल सी कहानी है, मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हूँ कि देखिए कि एक छोटी सी बच्ची वो नाराज हो जाती है कि मुझे तो रेशमी कपड़े लेके आने थे, लेकिन जब उसकी दादी ने उसको समझाया कि देखिए बेटा, ये हमारा परिवार है और हम सब इस परिवार के सदस्य हैं, और हमारे पास जो कुछ भी है हमें अपने परिवार के साथ साझा करना चाहिए। उसने सारी बातें उस शालिनी को समझाई और शालिनी ये बात समझ गई कि हाँ बिल्कुल सही है, मैं ये सूती कपड़े ले लूंगी। और वो उसे इस बात की खुशी हुई कि हाँ अब मेरे पूरे परिवार के पास नए कपड़े हैं त्योहार पर पहनने के लिए। तो ये बताइए आप मुझे, क्या अगर वो उसके सूती कपड़े रेशमी कपड़े अगर शालिनी ले आती, महंगे कपड़े ले आती, और वो देखती कि उसके चाचा चाची हैं और चाचा चाची के लड़के हैं वो पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो क्या उसको खुशी मिलती जो अब उसे खुशी मिल रही है? तो मैं आपको दोस्त कहूँ, बेटा कहूँ, बच्चे कहूँ, क्योंकि सब प्रकार के व्यक्ति इस लेसन को पढ़ रहे होंगे, तो मैं दोस्तों वर्ड यूज करूँगा, क्योंकि आप थोड़े दिन में बड़े हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप भी अपने परिवार के साथ इसी प्रकार रहिए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत आपसे ज़्यादा आपके परिवार को है तो आप अपनी ज़रूरतों का त्याग कर दीजिए। 7 सदस्यों के इस परिवार की वंशावली का एक सरल चित्र बनाइए कि सबसे पहले तो आपको दादा दादी बनाने हैं भाई, फिर उसके जो चाचा चाची और क्या बनाने हैं, मम्मी पापा। अब उसकी शालिनी बनानी है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे उसके चाचा चाची के बेटा बेटी आपको बनाने। बिल्कुल आसान काम, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आपके विचार से शालिनी के माता पिता सभी के लिए कपड़े क्यों लाए? क्योंकि उनके अंदर स्टार्टिंग से जो त्याग की भावना थी, जो परिवार के प्रति समर्पण था, वो चीजें सारी शालिनी के पापा के अंदर थी। इसलिए वो, क्योंकि उसके चाचा की आर्थिक स्थिति भी खराब थी, जो उसकी दादी ने जो संस्कार दिए थे वो सब चीजें मिलके काम करती है, इसलिए वो उसके लिए नए कपड़े खरीद कर लेके आए सभी के लिए। यदि आप शालिनी की जगह होते तो आप क्या करते? तो अगर हम शालिनी की जगह होते तो हम भी वही करते जो शालिनी ने किया, कि जब उसकी दादी ने समझाया तो वो समझ गई, और वो ये उसे रेशमी कपड़े लाने का दुख न होकर, मतलब आप खुद की बात करें हम, कि हमें भी रेशमी कपड़े न मिलने का दुख नहीं होता, बल्कि हम खुश होते कि हमने जो कुछ हमारे पास था हमारे परिवार के साथ साझा किया, और हमारा पूरा परिवार खुशियों से नए कपड़ों में त्योहार मना रहा है। यह कहानी तो केरल की है, ये अब सुदूर पूर्वोत्तर में मेघालय के एक गांव की ओर चले भी। एक कहानी और है आपके लिए, ये कहानी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता कि शब्द सुनिए पूर्वोत्तर। आपको पता है कि ये भारत देश है जिसका ये आंशिक मैप है भी, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए पूर्वोत्तर का मतलब क्या है भी, क्योंकि कई बच्चे क्या शब्द आ जाते हैं और शब्दों को समझते नहीं, और वो शब्द हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाते हैं। तो ये बात का केरल मतलब यहाँ से था, दक्षिण में यहाँ की स्टोरी थी। पूर्वोत्तर मतलब यहाँ पे आपकी उत्तर दिशा है और यहाँ पे आपकी पूर्व दिशा है। तो ये दोनों दिशाएं जहां से बीच में होती ना, उनको बोलते पूर्वोत्तर। और यहाँ से आपका क्या है, मेघालय है, इसलिए इसको बोलते पूर्वोत्तर में मेघालय। पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में पूर्वोत्तर में मेघालय। बात आपको समझ में आई? तो मेघालय की एक कहानी और है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। मेरा नाम तेनचिंग है, मुझे उन पहाड़ों से प्यार है जहां मैं रहता हूं, यद्यपि कभी कभी वहां जीवन कठिन हो जाता है। मेरे पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। मेरी माँ एक स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन जहां पर्यटकों के लिए बिक्री हेतु सुंदर पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं, वहां पर काम करती है। अब ये एक स्टोरी है तेनजिंग नाम के लड़के की या लड़की की, अभी डिनोट नहीं किया, तो इसने बताया कि मेरे जो पिताजी वो छोटी सी एक किराने की दुकान चलाते हैं।
और मेरी माता हस्तशिल्प मतलब जहाँ जो पर्यटक घूमने आते हैं ना, पहाड़ी इलाका है आपका मेघालय का, वहाँ पर्यटक घूमने आते हैं तो वहाँ पे उन पर्यटकों के लिए दरी वगैरह कुछ चीजें हाथ से बनाई जाती है, उस संगठन में काम करती है। जिसके कारण मेरे पिताजी ने घर की सफाई, सब्जियों के बगीचे की देखभाल और घर के अन्य कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। क्योंकि उसकी माँ काम करती है तो घर का काम बहुत ज्यादा हो गया, तो जिसके कारण उसके पिताजी ने भी घर के काम में हाथ बटाना स्टार्ट कर दिया। अगर आपकी भी मम्मी काम करती है तो आप या कोशिश कीजिए जो घर के बाकी सदस्य हैं वो उनका हाथ बटाएं, भी काम करवाएं। कभी कभी वह हम सब के लिए भोजन पकाने में भी मेरी दादी की सहायता करते हैं। दादी के पास हमेशा मुझे सुनाने के लिए रोचक कहानियां होती है जिनमें हंसी मजाक और समझदारी की बातें होती हैं। दादी भी है इनके घर में और दादी सभी के लिए खाना बनाने का काम करती है और दादी उसको कहानियां सुनाती हैं। लोगों को उनसे बेहतर तरीके से समझने वाला शायद कोई और नहीं हो सकता। कि उसने कहा कि जो मेरी दादी है ना, वो जीवन को या लोगों को, समाज को अच्छी तरह से समझ सकती है। तो आपको भी जीवन में यही सीखना, जब आप उम्र के पड़ाव पे पहुंचेंगे तो आप भी दादी वाली समझदारी आपके अंदर आ जाएगी जब आप किसी की दादा दादी बनेंगे। मेरे दादा पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं। दादाजी भी है इनमें। जो दादा हैं वो क्या पढ़ाई में सहायता करते हैं, मुझे स्कूल बस स्टॉप पर ले जाते हैं। वे हमारी कॉलोनी के सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं, अन्य लोगों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो उसने कहा कि जो मेरे दादाजी हैं वो मेरे स्कूल होमवर्क में काम करते हैं, सहायता करते हैं। वो जो हमारी कॉलोनी है, जो आसपास का मोहल्ला, उसमें अगर कोई सामाजिक कार्य हो तो उसमें भी बहुत योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए एक बार जब हमारे क्षेत्र में बिजली चली गई थी तब वह पास में स्थित कार्यालय में गए और वहां शिकायत दर्ज कराई भी। तो उनके मोहल्ले में बिजली चली गई थी तो वो मेरे दादाजी क्या, कई बार तो क्या है कि ज्यादातर क्या होता है कि हम सिर्फ ये देखते हैं क्या पड़ोस में चली गई बिजली, अगर पड़ोसी की चली गई तो हम खुश नहीं, हम शांत। हम देखेंगे कि बिजली गई, पास में देखा पड़ोसी की भी गई, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर लो टाइम पास। तो लेकिन इनके दादाजी उन्होंने क्या किया कि बिजली कार्यालय में गए और शिकायत दर्ज कराई कि आज लाइट नहीं आई हुई। तूफान आने पर हमारे पास के घर को नुकसान हुआ तो उन्होंने आसपास के सब परिवार से धनराशि एकत्रित कर मरम्मत कराने के लिए उन्हें दी। उसने कहा कि तूफान आ गया था और तूफान आने के कारण क्या हुआ कि एक घर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, कि फिर उनके दादाजी ने क्या किया कि आसपास के पड़ोस से पैसे इकट्ठे किए और उस व्यक्ति को दिए जिसके घर का नुकसान हुआ था। हम सौभाग्यशाली के हमारे माता पिता भोजन और कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करते हैं। जब किसी विशेष खर्च की बात आती है तो मैंने अधिकांश देखा वे आपस में चर्चा करते हैं। ठीक है, उसने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो माता पिता हैं हमारे लिए खाने पीने की सब व्यवस्था करते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई विशेष खर्च की बात आती है ना, कोई खास खर्चा आ गया, अभी बच्चों को कहीं बाहर भेजना है या किसी की शादी आ गई, तो क्या करते हैं, तो मैंने अधिकांश देखा कि वे आपस में चर्चा करते हैं सब बैठ के सदस्य, कि उसके दादा दादी, माता पिता या फिर माता पिता अकेले, कि क्या करना है, भी किस प्रकार खर्च करना है। और उसकी माँ कहती कि मैं भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसों की बचत करनी आवश्यक है। भी उसने कहा कि हमें क्या करना है, जो भविष्य में जो खर्चा हो, कि एकदम से कोई बीमारी आ गई, किसी की शादी आ गई, तो उसके लिए हमें बचत करनी चाहिए। और वैसे ही मैं आपको सलाह देता हूं कि अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप बचत कीजिए। भविष्य में कभी भी अभी से आदत डाल लीजिए कि भविष्य में कभी अब आपको जरूरत पड़े, कि मान लो एकदम से कोई स्कूल टूर आ गया, आपको 1000, 1500, 2000 की जरूरत है, तो आप तुरंत अपनी पॉकेट मनी में से दे दें। पेरेंट्स की भी सहायता होगी, पेरेंट्स भी आपसे खुश होंगे और आपके जो नैतिक गुण है, आपका जो चरित्र बन रहा है, वो बहुत एक शानदार होगा। तो आज के लेसन में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे एक बार इसको देख लीजिए। तेंजिंग के पिता विशेष खर्चों के बारे में अपनी पत्नी से क्यों सलाह लेते हैं भी, क्योंकि उसकी पत्नी एक ऐसी, जो आपकी मम्मी होती है, वो क्या तो उसको परिवार के बारे में सब पता होता है कि कहाँ कितना खर्च करना, कितना खर्च उसे आगे महीने में चाहिएगा, कितना खर्च आज हम इस चीज पे कर सकते ताकि हमारा खर्चा चलता रहे। उसको घर की सभी खर्चों की जानकारी होती है, इसलिए वो अपने पत्नी से सलाह लेते हैं। घरेलू कार्यों में तेंजिंग के पिता की भागीदारी के बारे में आपका क्या विचार है? क्या उनको भागीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल भागीदारी
करनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि तेंजिन की मम्मी काम करती थी, उसको भी थकावट होती है, उसकी दादी भी बूढ़ी हो चुकी है, तो अगर सारे मिलके काम करेंगे तो काम आराम से हो जाएगा और किसी पर दबाव भी नहीं होगा। तेंजिन की दादा दादी कौन सी भूमिकाएं निभाते थे? आपको पता है कि तेंजिन के जो दादा दादी थे वो कौन सा कार्य करते थे, सब बातें आपको पता है। तो आज का जो अध्याय है अब हम यही समाप्त करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे समुदाय के बारे में। आज हमने पढ़ लिया परिवार के बारे में, तो मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीजें, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और परिवार में प्रत्येक सदस्य की क्या जिम्मेवारी होती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले पार्ट में समुदाय पढ़ने के लिए, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।